हेलो गाइस, मैं हूं अंकुर कौशिक और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। एवोल्यूशन ऑफ अर्थ हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। चैप्टर 2 है क्लास 11 की ज्योग्राफी, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी इस बुक का नाम है। ठीक है, इस चैप्टर 2 में टॉपिक है, पहले तो इस चैप्टर का नाम ही समझिए आप। इस चैप्टर का नाम है ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। तो ओरिजिन ऑफ अर्थ से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी वो हम सब पढ़ चुके हैं, जैसे कि अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, कौन कौन से उनकी थ्योरीज थी, ठीक है, वो सब पढ़ चुके हैं। एवोल्यूशन ऑफ अर्थ के बारे में अब हम पढ़ रहे हैं। तो एवोल्यूशन ऑफ अर्थ का पहले इंट्रोडक्टरी क्लास हो गई थी, इंट्रोडक्शन जो देना था वो हमने पढ़ा दिया था। उसके बाद फिर एवोल्यूशन ऑफ अर्थ जो वो 3 कंपोनेंट्स उसमें मेन थे, एवोल्यूशन लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। एवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फेयर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब जो हम पढ़ेंगे वो एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर पढ़ेंगे। समझ आ गया? एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर हाइड्रोस्फेयर। यहाँ पे एक चीज आती है, दो चीजें एक्चुअली। पहली बात तो ये कि जिस टाइम पे एवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फेयर चल रहा था उसी टाइम पे एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर भी हो रहा था। ऐसा नहीं है कि पहले लिथोस्फेयर इवोल्व हुआ, उसके थोड़ा टाइम बाद फिर एटमॉस्फेयर इवोल्व हुआ और उसके थोड़ा टाइम बाद फिर हाइड्रोस्फेयर इवोल्व हुआ। नहीं, लिथोस्फेयर होते होते ही एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर भी इवोल्व हो रहे थे। ये था, ठीक है। इस तरीके से चल रहा है, तीनों काम साथ साथ चल रहे थे। और एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर का एवोल्यूशन तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही है। क्यों है ये हम आपको बताती है, मैं आपको समझाता हूं आज, ठीक है। आई पहली क्लासेस आपने देखी होंगी, पहली क्लासेस आप सब देख, अगर नहीं देखी तो देख लीजिए, वरना आगे जाके आपको प्रॉब्लम होगी। ये तो खैर वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ जिस क्लास में जो भी टॉपिक पढ़ाता हूँ तो वो पूरा उससे रिलेटेड चीजें समझा दूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर पुरानी पीछे क्लासेस आप देखेंगे तो आपको आप ही का फायदा है, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले जो चीज आती है वो ये आती है कि एटमॉस्फेयर है क्या। एटमॉस्फेयर इज नथिंग बट इन्वेलप ऑफ गैसेस अराउंड द अर्थ। यही एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, गैसेस इन्वेलप अराउंड द अर्थ, ठीक है। और हाइड्रोस्फेयर क्या है? हाइड्रोस्फेयर मतलब, हाइड्रो मतलब पानी, तो ऑल द वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज कॉल्ड हाइड्रोस्फेयर। वो चाहे किसी फॉर्म में हो, वो ओशंस में हो, लेक्स में हो, रिवर्स में हो, कहीं भी हो, जितना भी पानी जो है, इवन क्लाउड्स में भी हो, क्लाउड्स भी तो पानी है ना, वाटर वेपर तो ऊपर जाकर कंडेंस हो रहा है, तो वो भी क्या बोलते हैं कि उसको भी हम हाइड्रोस्फेयर बोलेंगे, ठीक है। ये समझ आ गया आपको? तो एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर का ओरिजिन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है वो हम बताएंगे अभी। सबसे पहले प्रेजेंट कंपोजिशन क्या है एटमॉस्फेयर की, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फर्स्ट सबसे ज्यादा गैस जो एटमॉस्फेयर में वो है नाइट्रोजन। सेकंड जो सबसे ज्यादा गैस है वो है ऑक्सीजन। तो मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन है आज की तारीख में एटमॉस्फेयर का। लेकिन ये स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था, ठीक है। स्टार्टिंग से ही ऐसा नहीं था, इवोल्व हुआ है, धीरे धीरे इवोल्व हुआ, ऐसा बना है जिससे कि लाइफ को ओरिजिनेट होने में इजी हुआ, हेल्प मिली, वो तभी उसमें ओरिजिनेट हो पाई। इसीलिए ये पढ़ना हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं, अब इवोल्यूशन एटमॉस्फेयर जो इसमें 3 स्टेजेस हैं, ठीक है। पहली स्टेज क्या बोलती है कि लॉस ऑफ प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर। लास्ट क्लास हमने पढ़ाई थी जब फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स और फॉर्मेशन ऑफ क्या बोलते हैं प्लैनेट्स बताया था गैलेक्सीज वगैरह में। तो मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में जो एटमॉस्फेयर था उसमें हाइड्रोजन और हीलियम थी। इनफैक्ट जो सोलर नेबुला बना था उसमें भी ज्यादा हाइड्रोजन और हीलियम थी, और उसी नेबुला से हमारा सन और अर्थ बने हैं, है ना। तो इसका मतलब इसमें भी हाइड्रोजन और हीलियम ही होगी। वो हमारा प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर था, जो प्रीमोर्डियल स्टेज में था, मतलब जो बिगिनिंग में स्टेज में तो एटमॉस्फेयर था वो बिगिनिंग में वो था, वो किस चीज का बना था? हाइड्रोजन और हीलियम से, ठीक है। ये तो पहली स्टेज क्लियर होगी। पहली स्टेज में क्या था? आज का जो प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर था वो हाइड्रोजन हीलियम से बना हुआ था। अब वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन तक कैसे पहुंचा? एक एटमॉस्फेयर जिसमें कि सब ज्यादा गैसेज जो हैं वो लगभग मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो है 99% कह सकते हैं हाइड्रोजन हीलियम है। अब वो एटमॉस्फेयर एक ऐसा एटमॉस्फेयर बन चुका है जिसमें कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, पहले हाइड्रोजन हीलियम थी सबसे ज्यादा, अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है। ऐसा कैसे हो पाया? तो इसमें क्या हुआ, सेकंड स्टेज में क्या हुआ कि हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ, सॉरी, लॉस ऑफ प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर। पहले हाइड्रोजन और हीलियम जिसमें था वो एटमॉस्फेयर का लॉस हो गया। कैसे लॉस हुआ? अगेन वही जो मैंने पहले बताया था, सोलर विंड्स। हमने बताया था लास्ट क्लास में कि सोलर विंड्स की वजह से, सोलर विंड्स की वजह से पढ़ाया था आपको, सोलर विंड्स की वजह से जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, स्टार्टिंग के जो 4 प्लैनेट्स हैं उनका एटमॉस्फेयर जो है वो उड़ गया। वो गैसेज जो वो उसके अर्थ के, सॉरी, जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं उनके ग्रेविटेशनल स्फीयर से बाहर चली गई,
ठीक है, ये बात बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ अच्छे से, एक बार और समझा दिया कि इसकी वजह से, सोलर विंड्स की वजह से जो प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर है जिसमें कि हाइड्रोजन हीलियम डोमिनेट करती थी, वो एटमॉस्फेयर का लॉस हो गया। ये हमारी फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, अब सेकंड स्टेज पे आते हैं। द हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंट्रीब्यूटेड टू द इवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो है वो उसने कंट्रीब्यूट किया इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर में। कैसे कंट्रीब्यूट किया? मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था, डिफरेंशिएशन का प्रोसेस, कि जो हैवी मैटर है वो अर्थ के अंदर कोर सेंटर की तरफ चला गया, कोर की तरफ चला गया, और जो लाइटर मेटेरियल है वो सरफेस की तरफ आ गया। उसी प्रोसेस में जो गैसेज है, क्योंकि गैसेज सबसे हल्की हैं, तो वो अर्थ से बाहर निकल गई, वो लिथोस्फेयर से भी ऊपर आ गई। गैसेज निकल जाती अर्थ के ग्रेविटेशनल स्फीयर से, लेकिन उस टाइम तो सोलर विंड्स उतनी इफेक्टिव भी नहीं रही थी, उनका इम्पैक्ट कम हो गया था। दूसरी बात, अर्थ का खुद का भी ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसने उनको होल्ड कर लिया। यही हम देखते हैं, जो सरफेस के पास जो एयर है वो थिक है। जैसे हम ऊपर पहुंचते जाएंगे, जहाँ पे एटमॉस्फेयर खत्म हो रहा है वहाँ पे एयर बहुत थिन हो जाती है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन की जो फोर्स है वो कम हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। तो अर्थ का कंट्रीब्यूशन भी है इंटीरियर ऑफ अर्थ का, हॉट इंटीरियर ऑफ अर्थ। क्यों? गैसेज बाहर निकलती रही। तीसरा जो स्टेज यहाँ पे आ जाती है वो आती है, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर वाज मॉडिफाइड बाय लिविंग वर्ल्ड थ्रू प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब जब एटमॉस्फेयर बना, स्टार्टिंग में जो एटमॉस्फेयर बना, एक्चुअली हुआ क्या था, स्टार्टिंग में कुछ गैसेज निकली अर्थ से। उनमें मेन जो थी वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड थी, थोड़ी सी नामात्र ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन तो नाम के लिए थी। वो वाटर वेपर जो थी, वो वाटर वेपर जब ऊपर आई और धीरे धीरे ठंडी हो रही है, सरफेस तो ठंडा हो ही रहा है, तो वो वाटर वेपर कंडेंस हो गई। जब वो वाटर वेपर कंडेंस हुआ, वाटर वेपर कंडेंस हुआ, हाँ सही है, तो क्या हुआ, वो वाटर वेपर जब कंडेंस होने के बाद ठंडा हो गया, बारिश हुई तो पानी आया, तो हमारा हाइड्रोस्फीयर भी बन गया। जब पानी आया तो हमारे ओशंस बने। ओशंस जब बने तो पहली जो लाइफ हमने पढ़ा हुआ है, आपने पहले पढ़ा होगा, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे तो भी एनसीईआरटी वगैरह में किसी ने टीचर ने बताया होगा कि लाइफ जो पहले ओरिजिनेट हुई थी वो ओशन में ओरिजिनेट हुई थी। सबसे पहली लाइफ लैंड पे नहीं हुई थी, पहली लाइफ ओशन में ओरिजिनेट हुई थी। और ओशन में जो भी लाइफ ओरिजिनेट हुई थी वो साइनोबैक्टीरिया थी, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको बोलते हैं। वो लाइफ जो थी स्टार्टिंग की, वो फोटोसिंथेसिस करती थी। वो रेस्पायर कैसे करती थी, उसका मेटाबॉलिज्म कैसे चलता था? थ्रू फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट है, ग्रीन है ना, तो फोटोसिंथेसिस करेगी। फोटोसिंथेसिस जब वो करेगी तो वो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद थी, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेती थी और वो कार्बन डाइऑक्साइड के बदले में फिर रेस्पायर करती थी। क्या छोड़ती थी वो? एक्सहेल क्या करती थी? इनहेल तो कार्बन डाइऑक्साइड कर लिया, एक्सहेल क्या करती थी वो करती थी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन जो हमारे अर्थ में जो आई एटमॉस्फेयर में, पहले ना के बराबर ऑक्सीजन थी, फिर जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जो आई है वो एक्चुअली फोटोसिंथेसिस के थ्रू आई है। लाइफ ओरिजिनेट होने के बाद आई है मेजरली ऑक्सीजन। कैसे आई है वो भी आगे हम पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ये तीन स्टेजेस हैं, इनको एक बार जब नजर मार लेते हैं। क्या है ये तीन स्टेजेस? पहली स्टेज में क्या हुआ था? लॉस ऑफ प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर हो गया था। ठीक है। सेकेंड स्टेज में क्या होता? हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द इवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। हॉट इंटीरियर जो है अर्थ का, उसने कंट्रीब्यूट किया था अर्थ के इवोल्यूशन में। कैसे कंट्रीब्यूट किया था ये मैं बता चुका हूं, प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जो हल्के मेटेरियल थे, एक अभी हम आगे पढ़ेंगे, डी गैसिंग का प्रोसेस होता है जिसमें कि गैसेस सारी बाहर आ गई थी। ठीक है, तो पहले ही समझा चुका हूं कि हल्का मेटेरियल जो बाहर निकल रहा था, तो गैसेस जो सरफेस से भी ऊपर आ गई और उन्होंने एनवलप बना लिया अर्थ के चारों तरफ, उसके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो चारों तरफ उसके एनवलप बना लिया। ठीक है। थर्ड जो स्टेज आती है वो क्या आती है? कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर वाज मॉडिफाइड। अब स्टार्टिंग में कंपोजिशन लगती है, स्टार्टिंग में मेनली क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड थी और वाटर वेपर थी। लेकिन फोटोसिंथेसिस की वजह से जब लिविंग लाइफ आ गई, पानी आ गया, हाइड्रोस्फीयर बन गया, लाइफ आ गई, तो उसकी वजह से कंपोजिशन जो है एटमॉस्फेयर की चेंज होने लगी। सबसे जो प्रिमोर्डियल एटमॉस्फेयर था वो तो अलग ही था, हाइड्रोजन हीलियम था, उसको छोड़ दो। फिर जो टेम्परेचर एटमॉस्फेयर बना उसका भी कंपोजिशन आज के एटमॉस्फेयर से अलग थी। लेकिन लाइफ ओरिजिनेट होने के बाद उसकी कंपोजिशन धीरे धीरे इवॉल्व होने लगी, बदलने लगी, और आज जो है वो जो हमारी नाइट्रोजन ऑक्सीजन डोमिनेंट एटमॉस्फेयर है उसकी रचना हुई, उसकी फॉर्मेशन हुई। तो यहाँ तक मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया। ये भी क्लियर हो गया होगा कि एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर एक ही साथ क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि दोनों का जो इवोल्यूशन है वो लिंक्ड है। ये मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। इसके आगे की कहानी, इन सब चीजों को थोड़ा डिटेल में हम अभी आगे पढ़ते हैं। चलिए, जो हमने तीन स्टेजेस अभी पढ़ी हैं एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर की, उन तीन स्टेज को, एक्चुअली एटमॉस्फेयर की, हाइड्रोस्फेयर तो साथ साथ ही इवॉल्व हो गया। ठीक है, तो जो हमने तीन स्टेज पढ़ी है अब उनको थोड़ा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। क्या हुआ, क्या कह रहा है ये कि अर्ली एटमॉस्फेयर था,
ये हमें पता है प्रिमोर्डियल एटमॉस्फेयर था, जो कि तभी बना था जब सोलर स्टार का फॉर्मेशन हुआ था, हमारे सन का फॉर्मेशन हुआ था उसी टाइम पे। उसमें हाइड्रोजन एंड हीलियम सबसे ज़्यादा थी, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम उसमें सबसे ज़्यादा थी, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट उसका यही दो गैसेस थी। लेकिन बिकॉज ऑफ सोलर विंड्स, उस टाइम पे सोलर विंड्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थी, सोलर विंड्स बहुत तेज थी, उनकी वजह से क्या हुआ था, जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, जो कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जो स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट्स हैं जिनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं, जिनका मास जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है और साइज छोटा है, ठीक है, और जो क्या बोलते हैं, जिनको कि गैसेस, वो गैसेस नहीं है, उनमें उनके जो सरफेस है उसमें गैसेस की क्वांटिटी बहुत कम है, ना के बराबर है, ठीक है, वो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं। इसके आगे के जो जोवियन प्लैनेट्स हैं वो उनको हम गैसेस प्लैनेट बोलते हैं। उनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, साइज बहुत बड़ा है, लेकिन उनकी डेंसिटी कम है, ये बता चुके हैं, पहली चैप्टर से पढ़ा चुके हैं। तो जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, सोलर विंड्स की वजह से उनका जो एटमॉस्फेयर है वो स्ट्रिप्ड ऑफ, द एटमॉस्फेयर स्ट्रिप्ड ऑफ मतलब उड़ गया, खत्म हो गया, ठीक है, चला गया। ये बात हम पहले भी बता चुके हैं, ठीक है, यहां तक समझ आ गया, पहली स्टेज थी। अब क्या हुआ, उसके बाद जब एटमॉस्फेयर तो हो गया, सोलर विंड्स भी ठंडी हो गई, सन भी, ठीक है, अब धीरे धीरे प्लैनेट्स ठंडे हो रहे हैं, तो अर्थ भी हमारी ठंडी हो रही है। तो उस प्रोसेस, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस ऑफ कूलिंग ऑफ अर्थ, बाकी प्लैनेट्स भी है वो ठंडे हो रहे थे, लेकिन हमें अर्थ पड़ रहे हैं। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ऑफ अर्थ, गैसेस एंड वाटर वेपर वर रिलीज्ड फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ सॉलिड अर्थ। कि जो सॉलिड अर्थ, इसका मतलब अर्थ ठंडी हो रही है तो कंडेंस हो रही है, तो सॉलिड होती जा रही है, ठीक है ना, सॉलिड हो रही है, तो उसके इंटीरियर में से क्या निकला, वाटर वेपर और गैसेस निकला। आज भी, अभी हम नेक्स्ट पार्ट में, इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, आज भी जब भी वोल्केनिक इरप्शन होता है उसमें सबसे ज्यादा कौन सी गैस निकलती है, सबसे ज्यादा उसमें निकलती है हमारी वाटर वेपर। वोल्केनिक इरप्शन में भी सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा वाटर वेपर होती है, ये हम बताएंगे अभी आगे। तो गैसेस और वाटर वेपर वो रिलीज फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ सॉलिड अर्थ। यहां तक क्लियर हो चुका है सेकंड क्लियर से। उसके बाद क्या हुआ, जब ये गैसेस निकली बाहर, ठीक है, स्टार्टिंग में इनका कॉन्स्टिट्यूएंट भी अलग अलग था, ये गैसेस निकली, जब गैसेस आएंगी, पहले तो प्रिमोर्डियल एटमॉस्फेयर था, वो तो चला गया बचा, उसको छोड़ दो, वो तो पैदा होते खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा एटमॉस्फेयर बना, किससे बना, गैसेस और वाटर वेपर, जो कहां से आए थे, अर्थ के इंटीरियर में से आए थे। क्यों आए थे, क्योंकि अर्थ ठंडी हो रही थी, अर्थ ठंडी हो रही थी, तो उससे सारी गैसेस बाहर निकल गई। इस प्रोसेस को डी गैसिंग बोलते हैं, अभी लिखवाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में इसकी डेफिनेशन, आगे लिखवाऊंगा, ठीक है। तो इस अर्थ जो है वो स्टार्टेड इवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, के जो अर्थ का जो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है, जब ये गैसेस आ गई अर्थ के ऊपर, अब उन गैसेस का इवोल्यूशन, उस एटमॉस्फेयर का इवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। और कैसा इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, कि वो आज के प्रेजेंट फॉर्म में आ गई, ठीक है। लेकिन आज की प्रेजेंट फॉर्म में तुम्हें पता है कि गैसेस कौन कौन सी ज्यादा है, उस टाइम पे कौन कौन सी गैसेस निकली थी, तो वो कौन कौन सी थी हमारी, अर्ली एटमॉस्फेयर कौन कौन सा था हमारा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर एंड अर्ली एटमॉस्फेयर। प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन हीलियम थी, जो कि उड़ गया था सोलर विंड्स की वजह से, स्टिप ऑफ हो गया था। जो अर्ली एटमॉस्फेयर है वो गैसेस थी जो अर्थ के इंटीरियर से निकली थी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ऑफ अर्थ, ठीक है। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं रही है, समझ आ गया। चलिए, तो उसमें कौन कौन सी गैसेस आई थी, सबसे पहले तो सबसे ज्यादा हमारी वाटर वेपर थी, ठीक है, उसकी वजह से नाइट्रोजन थे, और सेकंड में थी नाइट्रोजन थी, उसके बाद जो थी वो कार्बन डाइऑक्साइड थी, मीथेन थी, अमोनिया भी थी, और बहुत कम, इनफैक्ट नामात्र हमारी ऑक्सीजन थी, जो आज के टाइम में हमारी हीरो है, यही है मेन, ठीक है। अब ये एटमॉस्फेयर जो है, ये आज के एटमॉस्फेयर में कैसे हुआ, सबसे पहले तो आपको बताता हूं, ये जो वाटर वेपर है थर्ड स्टेज में, ये कंडेंस हो गया, कंडेंस होकर ये बारिश हुई, बारिश हुई तो अर्थ जब कंडेंस हुई, अर्थ भी तो ठंडी हो रही है ना, तो वो जो कंडेंस हुई तो वो प्लेन नहीं थी, कहीं पे ऊपर नीचे था, कहीं पे जा रहा था, तो अर्थ में जहां पे डिप्रेशन थे वहां पे पानी भर गया और हाइड्रोस्फेयर बना, ठीक है। ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो यहां तक आपको सबको समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में हमने पढ़ लिया, एक बार बता देता हूँ जरा क्या क्या पढ़ा। क्या हुआ था, 3 स्टेजेस थी। सबसे पहली स्टेज में क्या हुआ था, जो प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर था वो दैट रिफ्ट ऑफ, मतलब उसका वो जो था सोलर विंड्स ने उसको उड़ा दिया अर्थ का, ठीक है, ये पहली स्टेज थी। सेकेंड स्टेज में क्या हुआ था कि
जो हमारी जो क्या बोलते हैं, जो हमारी जो अर्थ जब ठंडी हो रही थी, क्योंकि ठंडी हो रही थी, इस प्रोसेस में जो गैसेज अर्थ के अंदर ट्रैप थी वो सब गैसेज बाहर निकली, ठीक है। वो गैसेज बाहर निकली, ये वो थी हमारी सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या हुआ था, वो गैसेज जो थी उन क्योंकि ओशन बन चुके थे, उन गैसेस की वजह से जब वो ठंडी हुई उनमें वाटर वेपर था, वाटर वेपर कंडेंस हुआ तो बारिश हुई, तो ओशंस बने, उन ओशंस में लाइफ ओरिजिनेट हुई। उस लाइफ की मैंने फोटोसिंथेसिस किया, उस फोटोसिंथेसिस की वजह से एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन चेंज हुआ और वो बन गया जो आज है, ठीक है। ये बात हमने अभी डिटेल में पढ़ ली है सारी चीजें। अब जो है, एक तो सबसे पहली बात अभी मैंने आपको बताया कि डी गैसिंग, दो बातें यहाँ पे। पहली बात तो डी गैसिंग क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया कि अर्थ जब कूल हो रही थी तो उसमें से गैसेस बाहर निकली, ठीक है। उस प्रोसेस को हम डी गैसिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, पढ़ लीजिए। द प्रोसेस थ्रू विच द गैसेज वर आउटपोर्ड, आउटपोर्ड का मतलब बाहर निकलना या उल्टी कर देना, ठीक है। अर्थ ने आउटपोर्ड कर दिया, बाहर निकाल दिया। गैसेज वर आउटपोर्ड फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड डी गैसिंग। इस प्रोसेस को हम डी गैसिंग बोलते हैं। पहली बात तो ये हो गई, डी गैसिंग की डेफिनेशन आपको बता दी। सेकंड चीज जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो ये है, इंपॉर्टेंट क्या एनसीईआरटी के मतलब हमें पढ़ना है, वो ये पढ़ना है कि इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर तो हमने पढ़ लिया। अब हम इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोस्फेयर के भी बारे में दो बातें पढ़ कर लेते हैं कि एटमॉस्फेयर के बारे में तो सब पता चल गया हमें कैसे हुआ, गैसेज निकली, उन गैसेज का कंपोजिशन कैसे चेंज हुआ, ये भी पता चल गया। अब इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोस्फेयर पे आ जाते हैं। तो उसके लिए क्या हुआ था कि उस टाइम पे कॉन्टिन्यूस वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे, बार बार वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे। वोल्केनिक इरप्शंस आज भी हो रहे हैं लेकिन कम हो रहे हैं, ठीक है। 100-200 साल का गैप होता है वोल्केनो को इरप्ट होने में, 1000 साल भी हो जाते हैं कई बार वोल्केनो इरप्ट नहीं होता, उसके बाद इरप्ट होता। उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था, उस टाइम पे वोल्केनोस बहुत जल्दी जल्दी इरप्ट हो रहे थे। आज हुआ, फिर थोड़ी देर बाद हो गया, फिर थोड़ी देर बाद हो गया, ठीक है, क्योंकि अर्थ बहुत ही वोलेटाइल स्टेट में थी, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, समझ रहे हो। तो इरप्शन बहुत जल्दी होते हैं। अब इरप्शन, वोल्केनिक इरप्शन जब होता है तो हमेशा उसमें उसमें कुछ गैसेस बाहर निकलती हैं। मोल्टन लावा के साथ कुछ गैसेस नहीं, बहुत सारी गैसेस बाहर निकलती हैं, और उन गैसेस में सबसे ज्यादा जो क्वांटिटी होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, सॉरी वाटर वेपर की। सेकंड नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड। तो कंट्रीब्यूटेड वाटर वेपर एंड गैसेस टू द एटमॉस्फेयर। वोल्केनिक इरप्शन बार बार हो रहे थे तो इसकी वजह से इसने क्या कंट्रीब्यूट किया, वाटर वेपर और गैसेस एटमॉस्फेयर में आ गए। जो पहले अर्थ के इंटीरियर में ट्रैप थे, अब वो वोल्केनिक इरप्शन से और ज्यादा वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में आ गया। समझ गए यहां तक। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एज द अर्थ कूल्ड, जैसे ही अर्थ ठंडी हुई, द वाटर वेपर स्टार्टेड गेटिंग कंडेंस्ड। अब ये तो सही बात है, वाटर वेपर आया है तो कंडेंस भी होगा। जैसे कि टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो कंडेंस्ड होगा, कंडेंस होगा तो क्या होगा, वाटर साइकिल, बारिश होगी। वाटर साइकिल पढ़ी हुई है हमने। पानी पहले गर्म होता है, इवापोरेट होता है, इवापोरेट होने के बाद ऊपर जाता है, ऊपर जाकर ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद फिर नीचे जाता है बारिश बन करके। यही तो साइकिल, वाटर साइकिल है। पता है सबको, 6th-7th स्टैंडर्ड में सबने पढ़ी, 5th में पढ़ी होगी, जब भी पढ़ी होगी। तो क्या हुआ, अर्थ जैसी कूली तो वाटर वेपर स्टार्टेड गेटिंग कंडेंस्ड, वाटर वेपर कंडेंस होना स्टार्ट हुआ तो बारिश होने लगी। जब वाटर वेपर कंडेंस हुआ तो CO2 इन द एटमॉस्फेयर गेट डिसॉल्व इनटू रेन वाटर। जब बारिश होती है तो जो CO2 थी एटमॉस्फेयर में वो रेन वाटर में डिसॉल्व होती है, हो गई, ठीक है। तो आज भी, अभी आगे बताता हूं चलो। एंड द टेम्परेचर फर्दर डिक्रीज। CO2 जब वाटर में डिसॉल्व हुई तो टेम्परेचर फर्दर डिक्रीज हुआ, कॉजिंग मोर कंडेंसेशन एंड मोर रेन्स। क्या, फिर जब CO2 वाटर में डिसॉल्व हो गई तो फिर टेम्परेचर और ज्यादा डिक्रीज हुआ, उसकी वजह से फिर और ज्यादा वाटर वेपर कंडेंस होने लगी, और तो उसकी वजह से फिर और ज्यादा बारिश होने लगी। तो लगातार उस टाइम पे बारिश ही होती रहती थी। अब यहाँ पे एक बात आती है कि CO2 जब एटमॉस्फेयर में डिसॉल्व हुई तो उससे रेन वाटर में डिसॉल्व हुई, एटमॉस्फेयर में जो CO2 प्रेजेंट थी वो रेन वाटर में डिसॉल्व हो गई, तो उससे टेम्परेचर कैसे डिक्रीज हुआ। देखिए मैं आपको बताऊं, अर्थ को रहने लायक बनाने के लिए, हैबिटेबल बनाने के लिए दो गैसेस इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन जितनी इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, आज जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसकी प्रॉब्लम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। आज जो प्रॉब्लम हो रही है उसकी, जो प्रॉब्लम हो रही है उसकी जो रीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ जाना है एटमॉस्फेयर में। जो उसकी क्वांटिटी पहले थी उससे ज्यादा हो जाना है। तो पहले क्या था कि ऑक्सीजन से हम रेस्पायर करते हैं, हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, CO2 निकालते हैं। CO2 इज अ ग्लोबल वार्मिंग गैस। CO2 एक ग्लोबल वार्मिंग गैस है, मतलब CO2 अर्थ को हीट करती है। अगर CO2 नहीं होती तो
अर्थ की जो रेज जो आती हैं वो एटमॉस्फेयर को गर्म नहीं कर पाती, वो ऐसी कैसी बाहर निकल जाती। CO2 क्या करती है, उन रेज को, उनमें रेज में को ट्रैप कर लेती है और एटमॉस्फेयर को हीट, क्योंकि हीट होती है, फोटोन है, फिजिकल टर्म उसको छोड़ो, चलो फिजिकल टर्म है। रेज जो होती है, उन जो हीट आती है सन से, उसको CO2 अपने अंदर ट्रैप कर लेती है। जब वो उसको ट्रैप कर लेगी तो हमारी जो एटमॉस्फेयर है जो इमीडिएट सरफेस के ऊपर, क्योंकि सबसे ज्यादा थिकनेस तो यहीं पे एटमॉस्फेयर की गैसेस की तो क्या होता है कि वो जो गैसेस हैं वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी अर्थ को हैबिटेबल बनाती है, वार्म करके, उतना वार्म जितना कि लाइफ को सस्टेन करने के लिए चाहिए। अगर CO2 नहीं होती तो अर्थ पे इतना अच्छा टेम्परेचर, जो रहने लायक टेम्परेचर है, वो नहीं होता और लाइफ ओरिजिनेट नहीं हो पाती। ये बात ध्यान रखिएगा। तो वही बात हुई, जब CO2 रेन वाटर में डिजोल्व हो जाती है तो जो CO2 ने हीट ट्रैप की होती है वो हीट भी निकल जाएगी, बाहर चली जाएगी, स्पेस में चली जाएगी, और जो आगे जो हीट ट्रैप करने वाली थी वो भी नहीं हो पाएगी। तो टेम्परेचर जो वो अगेन जो है वो फिर कम हो जाएगा। अगर ये बात ध्यान रखना, अगर एटमॉस्फेयर में CO2 की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर एटमॉस्फेयर में CO2 की क्वांटिटी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कम होगी तो टेम्परेचर घटेगा। ये सिंपल सी बात है, हमें सबको पता है। एनवायरमेंट में आगे यही सब चीजें आप बार बार पढ़ने वाले हैं, अगर ये आज नहीं समझेंगे तो एनवायरमेंट में पढ़ने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, कुछ समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है, ऐसे निकल जाएगा ऊपर से, कुछ समझ नहीं आने वाला। तो कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व होगी वाटर में। ये वाटर क्या था, यही वाटर ओशन बना। द रेन वाटर फॉलिंग इनटू द सरफेस गॉट कलेक्टेड इन द डिप्रेशन, जहां जहां पे गड्ढे थे, जहां जहां पे अर्थ का सरफेस ऊपर था वहां लैंड बन गई, कॉन्टिनेंट्स बन गए, और जहां सरफेस कम था वहां पे सारे में सब जगह पानी भर गया। उनको आज हम ओशंस कहते हैं। और क्योंकि जब रेन वाटर में CO2 डिजोल्व हो गई थी, रेन वाटर में CO2 डिजोल्व हुई तो वो पानी में से ओशन बना। तो आज भी ओशन का सबसे CO2 का सबसे बड़ा रिजर्वायर जो है वो हमारे ओशंस ही हैं। अगर ओशन सारा पानी निकल जाए, ग्लोबल वार्मिंग होगी और ओशन का सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी। सॉरी, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, समझ आ गया। चलिए, तो यहां तक मुझे लगता है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। CO2 का रोल भी समझ आ गया, हाइड्रोस्फीयर बनने में CO2 का क्या रोल था वो भी समझ आ रहा है आपको। वोल्केनिक इरप्शन का क्या रोल था एक बार फिर से बता देता हूँ। वोल्केनिक इरप्शन हुए क्योंकि, तो वोल्केनिक इरप्शन की वजह से वाटर वेपर जो है और गैसेस एटमॉस्फेयर में आए। फिर क्या हुआ, अर्थ ठंडी हुई तो एनवायरमेंट भी ठंडा हुआ, एटमॉस्फेयर भी ठंडा हुआ, तो वाटर वेपर भी कंडेंस होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। और CO2 जो थी वो कंडेंस होगा तो बारिश होगी, जब बारिश हुई तो एटमॉस्फेयर में जो CO2 प्रेजेंट थी वो रेन वाटर में डिसॉल्व हो गई एंड फर्दर डिक्रीज द टेम्परेचर, और एनवायरमेंट का टेम्परेचर और कम हुआ तो फिर और ज्यादा वाटर वेपर कंडेंस हुआ। ये बात तो सबको पता, ये तो बहुत बेसिक की चीज है, समझ भी आ गया होगा, ठीक है। तो फिर और ज्यादा पानी हुआ, वो पानी अब गया का, सॉरी, जो रेन हुई थी, जो बारिश हुई थी, वो पानी अब गया का, वो पानी जो डिप्रेशन थे जहां पे जमीन नीची थी अर्थ पे, वहां पे जाके इकट्ठा हो गया और आज जो हमारे ओशन है वो बने, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गया इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर और इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोस्फीयर समझ आ गया। अब हम आगे जो पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड, ओशन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है जो एनसीईआरटी में दिए हुए, उनको अब हम आगे पढ़ेंगे। चलिए, अब दो चीजें बची है इस टॉपिक में। पहली चीज तो ये बची है कि कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, ओशंस कब बने थे, फोटोसिंथेसिस कब स्टार्ट हुई थी, लाइफ कब ओरिजिनेट हुई, ये सब कुछ फैक्ट्स हैं, ये एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं, तो वो भी पढ़ाना जरूरी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। इसके अलावा एक चीज और बचती है, एक चीज और बचती है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि लाइफ ओरिजिनेट हुई ओशन में, ठीक है। लाइफ ने किया फोटोसिंथेसिस, वहां पे साइनोबैक्टीरिया जो भी था फोटोसिंथेसिस किया तो ऑक्सीजन हुई, लेकिन वो ऑक्सीजन तो ओशन में ओरिजिनेट हुई ना, है ना, ऑक्सीजन में बनी ओशन में। अब वो अर्थ तक कैसे आई ये हमें पढ़ना है। उस ऑक्सीजन के आने के बाद ही तो अर्थ का स्ट्रक्चर चेंज, अर्थ का एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर जो कंपोजिशन है वो ऐसा हुआ जो आज है। अगर वो ऑक्सीजन नहीं होती तो वैसा कंपोजिशन नहीं होता जैसा आज है। तो वो ऑक्सीजन कहां से आई ये भी हमें पढ़ना है। तो चलिए, पहला पॉइंट है अर्थ ओशंस, जो अर्थ के ओशंस हैं, हमारे जो समुद्र हैं, हमारे जो महासागर हैं, ठीक है, वर फॉर्म्ड विद इन 500 मिलियन ईयर्स फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। अर्थ के बनने के 500 मिलियन साल के अंदर ही ओशंस जो वो बन गए थे, मतलब आज से लगभग 4000 मिलियन
ईयर्स पुराने हैं हमारे ओशन। अर्थ का ओरिजिन कब हुआ था? 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, मतलब 4600 मिलियन ईयर्स अगो, आज से। तो उसके 500 साल के अंदर, 500 मिलियन ईयर्स के अंदर ओशन बन गए। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए मोटा मोटा तो 4000 मिलियन ईयर्स ओल्ड है हमारे ओशन। यह एनसीईआरटी में बताया हुआ है, ठीक है। इसके बाद ओशन बने तो लाइफ ओरिजिनेट हुई। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो ओरिजिन ऑफ लाइफ के ऊपर ही है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ओरिजिन ऑफ लाइफ, वो हम कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लाइफ बिगेन टू इवॉल्व। अब ओशन बन गए तो लाइफ भी बिगेन हो गई, इवॉल्व करना। कब हुई वो? 3800 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब इसके 200 साल बाद, 200 मिलियन ईयर्स बाद, ठीक है। तो ये डेटा है, ये याद पर्टिकुलर याद नहीं करना डिजिट वगैरह, एक आइडिया होना चाहिए कि पहले ओशंस आए, उसके थोड़े टाइम बाद फिर लाइफ ओरिजिनेट इवॉल्व होना स्टार्ट हो गई, आज से 3800 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। क्रोनोलॉजी समझिए कैसे कैसे हो रहा है सब। उसके बाद प्रोसेस ऑफ, अब लाइफ इवॉल्व होनी स्टार्ट हो गई तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस भी हो गया, गॉट इवॉल्व। वो कब इवॉल्व हुआ? अराउंड आज से 2500 से 3000 मिलियन ईयर्स अगो बिफोर प्रेजेंट। आज से 2500 से 3000 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब लाइफ ओरिजिनेट होकर लगभग 800 साल बाद, ठीक है, 800 से 1300 साल बाद जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो इवॉल्व हुआ। अब प्रोसेस इवॉल्व हो गया तो ऑक्सीजन भी बनेगी, ठीक है। अभी पहले पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। लाइफ वाइज कन्फाइंड टू ओशंस फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। लाइफ ओरिजिनेट हो गई है, उन्होंने फोटोसिंथेसिस भी स्टार्ट कर दी समुद्र के अंदर, लेकिन लाइफ अभी तक लैंड पे नहीं आई है। बहुत लंबे टाइम तक लाइफ ओशन के अंदर ही थी, बाहर नहीं आई थी, ठीक है। चलिए आगे आइए। ओशंस बिगिन टू हैव द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब क्योंकि लाइफ ओरिजिन ओशन तक ही लिमिटेड है तो फोटोसिंथेसिस भी कर रही है, तो जितनी भी ऑक्सीजन पैदा हो रही है वो ऑक्सीजन सारी की सारी ओशन के अंदर ही है। अब ऑक्सीजन जब सारी ओशन के अंदर है तो ओशन जो है वो ऑक्सीजन से सैचुरेटेड हो गया। एक टाइम ऐसा आया कि ओशन के अंदर ऑक्सीजन रखने की कैपेबिलिटी नहीं थी, उसको डिसोल्व कर नहीं कर पा रहा था पानी जो ऑक्सीजन को, तो उसने कहा भाई अब बाहर निकलो। तो सारी जो ऑक्सीजन उसके बाद जो फिर वो हमारे एटमॉस्फेयर में आ गई। ऑक्सीजन जो आई हमारे एटमॉस्फेयर में वो सी से आई है, वो डिसोल्व ऑक्सीजन थी ओशन में, जो कि बाहर निकल के जब उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई, ऑक्सीजन जो पूरा सैचुरेट हो गया ऑक्सीजन से, जितनी उनकी होल्डिंग कैपेसिटी थी वो पूरी हो गई, तो फिर वो ऑक्सीजन ओशन से पानी से बाहर निकलने लगी और हमारे एटमॉस्फेयर में आ गई। ओशंस वर सैचुरेटेड विद द ऑक्सीजन। क्या हुआ? ओशन सैचुरेटेड हो गए, मतलब लाइफ इवॉल्व होगी, फोटोसिंथेसिस करे जा रही अभी तो लैंड पे भी नहीं गई है, सारा ओशन के अंदर ही है। तो क्या हुआ कि लाइव ऑक्सीजन जो ओशन है वो सैचुरेटेड हो गए, एंड लगभग 200 मिलियन ईयर्स अगो ऑक्सीजन बिगेन टू फ्लड द एटमॉस्फेयर। लगभग 2000 मिलियन ईयर्स अगो ऑक्सीजन ने जो है वो एटमॉस्फेयर को फ्लड करना स्टार्ट कर दिया। तो समझ गए कि ऑक्सीजन अर्थ पे कहां से आई, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कहां से आई है? वो ओशन से आई है। वो जो लाइफ स्टार्टिंग में जो लाइफ थी उसने वो प्रोड्यूस की थी ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन ने पहले ओशन को भरा, ओशन को सैचुरेट किया। जब ओशन की कैपेसिटी उस ऑक्सीजन को होल्ड करने की खत्म हो गई और ऑक्सीजन अभी भी जनरेट हो रही है, तो वो फिर ऑक्सीजन जो फिर एटमॉस्फेयर में आना स्टार्ट हो गई। इनफैक्ट आज भी ज्यादातर ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होती है वो पेड़ों से नहीं होती, वो हमारे साइनोबैक्टीरिया या प्लैंक्टन जो हमारे सी में पाए जाते हैं उन्हीं से होती है। इतना इंपॉर्टेंट, ऐसी बात नहीं कि जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सी जो है, सी नेचर जो हमारा जो ये हाइड्रोस्फीयर है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर ऑक्सीजन हमारी वहीं से आती है आज भी। तो इसके लिए हमें इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म, सॉरी चैप्टर नहीं, ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया। इस चैप्टर में सिर्फ सेकंड चैप्टर जो है इवोल्यूशन और ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ में एक टॉपिक बचा है, ओरिजिन ऑफ लाइफ, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना, और प्लीज सब्सक्राइब जो कर दीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये सब चीजें पढ़ पाए। ये मैं इतना ध्यान से अच्छे से पढ़ा रहा हूँ कि आपको एग्जाम में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी, सब चीजें आपको याद रहेंगी, ठीक है। चलिए बाय, थैंक यू।